नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल इन दिनों सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कराने को लेकर धरने पर हैं, मगर सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है, लिहाजा रात होते ही इन्हें धरने से वापस आना पड़ता है। हमारे साथ हैं हनुमान बेनीवाल। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले राहुल गांधी ने जो मांग रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे मान ली है, जातिगत जनगणना की। क्या फर्क पड़ेगा इससे? राहुल गांधी से पहले तो मैंने रखी थी मांग। एनडीए में जब मैं पिछली बार था, एनडीए के अंदर होते हुए जो मैंने एक स्पीच दिया उसमें मैंने जातिगत जनगणना की बात की, तो एनडीए के अंदर हमें कहा गया रही है एनडीए का, मैंने कहा हमारा खुद का भी मुद्दा है, हम एनडीए के अंदर, इसका मतलब बीजेपी नहीं थोप सकती। हम सारे मुद्दों पर आपके साथ है, कुछ इश्यू हमारे भी जवान किसान के। और उसके बाद शायद 1 दर्जन बार मैंने इस मामले को उठाया था। और अब की बार भी इंडिया अलायंस में जाने के बाद हमने कहा कि जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी चाहिए, जिससे शोषित पीड़ित वंचित तबका कितना देश के अंदर, और उस आधार पर इनका आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। और चूंकि जातिगत जनगणना होगी तो हर जाति को पता लगेगा उसकी संख्या कितनी है, तो उनको पॉलिटिकल पार्टियां प्रतिनिधित्व में टिकट में भी कुछ करेगी। तो ये हम सब की मांग थी, आरएलपी की मांग थी और इंडिया अलायंस की भी मांग थी। तो प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट ने जो इसको अप्रूव किया, एक बार ये लागू कब से होगा, क्योंकि कई सी बातें इन्होंने कैबिनेट में कर तो दी, जैसे महिला आरक्षण का मामला हो गया, सारा हो गया, लेकिन अभी लागू तो नहीं हुआ ना। लागू कब तक होगा इस पर डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है कि लागू कब करेंगे। इससे निश्चित रूप से जातिगत जनगणना से प्रत्येक जाति को फायदा होगा और वंचित शोषित और आरक्षित वर्ग को भी बड़ा फायदा होगा। लेकिन अभी कांग्रेस ने कर्नाटका में लागू किया, तेलंगाना में जातिगत जनगणना करा के और आरक्षण लागू किया। अब देखिए वहां पर जो मजबूत ओबीसी की जातियां हैं, वोक्का, लिंगा और लिंगायत, उन्होंने इतना हंगामा मचाया कि वो लागू नहीं हो पा रहा है, तो ये और जातीय संघर्ष भी बढ़ जा रहा है इससे। तो अब देखो एक बार, क्योंकि स्टेट के अंदर तो सर्वे करवा सकते हो, बाकी जो गजट और वो तो दिल्ली तय करेगा कि जातिगत जनगणना पूरे देश के अंदर जारी जो होगी वो आंकड़े दिल्ली सरकार जारी करती है, स्टेट नहीं कर सकता। जाति वो सर्वे करवा सकता है जातियों का, जातिगत जनगणना दिल्ली ही करता है। अगर उन्होंने कराया तो वो भी गलत है, स्टेट करा ही नहीं सकता। पहले दिल्ली आदेश करेगा और उसके बाद अपना आप ही होगा, ये तो दिल्ली का मामला है। कराया तो गलत है, वहां पे होना नहीं चाहिए इस तरीके से। स्टेट को इतनी पंचायती नहीं करनी चाहिए अपने इलाके के अंदर। स्टेट स्टेट होता है और देश देश होता है। तो देश का कोई भी कानून या कोई भी नया जो, अगर आप संविधान संशोधन या दूसरी चीज करोगे तो देश केंद्र सरकार लेके आती है, उसमें स्टेट का ही राइट नहीं है। इसमें श्रेय लेने का भी होड़ है। बीजेपी कह रही है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी नहीं कराया और हम करा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी, सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ। देखिए बीजेपी भी सही कह रही है, कांग्रेस ने नहीं कराई है, सही बात है। कांग्रेस ने भी देश को डुबोने में कोई कमी थोड़ी छोड़ी। और कांग्रेस का तो आज की तारीख में कोई वोट बैंक नहीं रहा मुसलमानों के अलावा। जितने भी वोट है अलग अलग इलाकों में, वो तो डेपुटेशन पे सारे है। राजस्थान में एक बार लोग इधर वोट दे देते हैं, जाट गुजर मीणा, कभी इधर दे देते हैं, कभी उधर दे देते हैं। और कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम है असली, वो भी यूपी बिहार और कई स्टेट में छिन गया, क्षेत्रीय पार्टियों ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस की बात में भी देश भरोसा नहीं करा। कांग्रेस ने बहुत लूटा इस देश को। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत सब कर रहे हैं। करने से क्या, अशोक गहलोत ने क्या कबाड़ किया राजस्थान में? छिपे हैं किसी से, अपनी सरकार बचाने के लिए क्या किया? पायलट साहब सीएम बनना चाहते थे, ये रहना चाहता था, तो सचिन पायलट ने भी तो वो यात्रा निकाली थी। अब आ तो नहीं रहा हमारे साथ, एक बयान तो दे दो कम से कम। कांग्रेस के अंदर ये था, कांग्रेस करती थी खाओ और खाने दो, और बीजेपी कहती है खाओ और गुर्राओ। ये इनकी दोनों पार्टियों की नीति है। और निश्चित रूप से जातिगत जनगणना का अगर सही तरीके से होगी तो देश की जनता को फायदा मिले। कांग्रेस के कहने से नहीं हुआ, ये समूचा विपक्ष, पक्ष में भी कई ढंग के लोग हैं। सारे के सारे बीजेपी में गंदे लोग थोड़े, अच्छे लोग भी तो बीजेपी के अंदर कई, तो वो भी चाहते थे। तो ये सबके हिसाब से हुई है। सब इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं कश्मीर में क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, और मोदी जातीय जनगणना लेकर आ गए, चौंका दिया। वो मुद्दों को भटकाते रहते, उनकी आदत है। जब कोई एक चीज होती है दूसरी इस तरीके की चीज लाते हैं, कोई धर्म का ले आएंगे, तीसरा ले आएंगे, चौथा ले आएंगे। ये इनकी आदत है। देश की भी आदत है वोट डालने की। वोट डाल ही रहा, क्योंकि सामने मजबूत विपक्ष नहीं है। अभी इंडिया अलायंस की हालत ये है कि कांग्रेस, मुझे लग रहा नहीं कि अभी 10-20 साल 272 सीट चाहती है। अभी कांग्रेस 100 से राजी है। बार बार कहते हैं हम 100 पे आ गए। इनको पता नहीं तुम 400 पे थे, कहाँ 400 पे थे, कहाँ 100 पे लेके आ गए। और मेच्योरिटी कांग्रेस के नेताओं की बिल्कुल नहीं है। ये अपने साथियों को मारने का ये भी प्रयास करते हैं बुरी तरीके से। जैसे यूपी के अंदर सपा को मारने का प्रयास कर रहे हैं, टीएमसी को बंगाल में मारना चाहते हैं, हमारे जैसे लोगों को राजस्थान में मारना चाहते हैं। इनकी आदत है कांग्रेस वाले लोगों की, और बीजेपी भी यही करती है। तो बीजेपी कांग्रेस कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को
पनपने देना नहीं चाहती। इनको पता नहीं क्षेत्रीय पार्टियों से खतरा नजर आता है। हर समय क्षेत्रीय पार्टी वाले लोग लड़के संघर्ष करके आगे आते हैं और ये इनको तकलीफ है। राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस को मेरे से ज्यादा तकलीफ है, बीजेपी से भी ज्यादा। कांग्रेस चाहती है कि आरएलपी कैसे खत्म हो। ये उनका मानना है कि हमारा ही वोट बैंक काटते हैं वो। नहीं, उनका कौन सा वोट बैंक है? जाटों का ना, तो जाट उनके साथ है भी नहीं। और आप 28 के देखना कि 28 के चुनाव में आप देखना कि जाट 98% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खड़ा होगा, मुस्लिम पूरा खड़ा होगा, ऐसी खड़ी होगी, तमाम वर्ग खड़े होंगे। मैंने हर वर्ग की आवाज उठाई है, जनरल के लोगों को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला उठाया, तमाम शोषित वंचित के लड़ता हूं। अब की बार नौजवान बदलाव करेगा, क्योंकि राजस्थान पे उंगली उठ रही है ना कि राजस्थान में लोग लड़ नहीं सकते, लड़ा के नहीं है, लोग संतोष कर लेते हैं थोड़े से में। गुजरात राजस्थान क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बनी, दोनों पार्टियां गुंडागर्दी करी, तो 28 के अंदर निश्चित रूप से काम हो जाएगा। वैसे 18 में हमने कर दिया था, 18 में सरकार नहीं बनती, हैंग वो सरकार थी जो वेंटिलेटर की सरकार है। और इसमें भी अगर अलायंस में कांग्रेस पार्टी से कर, बीजेपी को रोक लेता, लेकिन मेरा कमिटमेंट था मैं अलायंस नहीं करूंगा किसी से, इसलिए वोट हमने ज्यादा लिए, लेकिन सीट हमारी कम आई इस बार। देख रहे हैं हम, नौजवान है, धीरे धीरे अभी मैं लग रहा हूँ, आप देख रहे हो, प्रयास तो मैं कर ही रहा हूँ। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जातियों का अलग अलग जगह बाहुल्य, तो प्रयास करें एक बार सब नेताओं को संगठित करें। मैंने कोशिश भी की, अलग अलग जातियों के नेताओं के साथ संघर्ष भी किया, लेकिन हम आगे साथ रहे जब मजा आता। देखते हैं 28 का रण क्या होता है। एक आप बेमियादी धरने पर बैठे हैं, लेकिन सुरक्षा का बड़ा खतरा है जिसकी वजह से आपको रात को छोड़ना पड़ता है जगह। ये नहीं, इसको मैं रात को जगह इसलिए नहीं छोड़ता, अभी कल से और परसों जब रात को भी वहीं बैठेंगे, बच्चों को परेशानी नहीं हो ज्यादा। सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा को लेकर जो इनपुट मिला था, और उसके बाद जिस तरह नागौर के एसपी और गौरव श्रीवास्तव ने जिस तरह का काम किया, तो मैंने सुरक्षा लौटा दी। मेरे पास 2 सिपाही थे, वो मैंने वापस भेज दिए। और अब सरकार सुरक्षा मेरे पीछे पीछे भेज रही, मैं उनको अंदर नहीं आना देता, जबरदस्ती भेज रखे है एसपी खुद का वो करने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात शरद जी कि मेरा जो एक विशेषाधिकार है पासपोर्ट और हथियार, जब आप जिसको सुरक्षा दे रहे हो, गनमैन दे रहे हो, तो उसका हथियार तो जरूरी है। मेरा हथियार का लाइसेंस बना था 1997-98 के अंदर, जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। एमएलए रहते हुए मैंने कोई ऐड नहीं कराया उसके अंदर, एक रिवॉल्वर और एक 12 बोर। 2010-11 के अंदर मैं और हमारे साथी मंत्री थे राजकुमार शर्मा, हमको एक केस में सजा हो गई थी। और 2010-11 के अंदर जो सजा हुई, 13 में जैसे वसुंधरा जी की सरकार बनी, मैं धरने पे बैठा था 42 दिन, बड़ा धरना चला। सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर ही झगड़ा हुआ। मैडम का टारगेट भी मैं था उस समय कि इसको मैं ठीक करूंगी। मेरे हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट की जो वो किया था उस समय वो भी जब्त कर लिया। और रिवॉल्वर मेरी और बंदूक जो आज 5 लाख की है, दोनों हथियार थाने में 2014 से बंद पड़े। मेरे पे जो मुकदमा दर्ज किया गंभीर धाराओं में, 17 में सीआईडी सीबी ने उस पर एफआईआर लगाई, उस मुकदमे के अंदर वापिस चला गया। 18 में मेरा हथियार का लाइसेंस जो सस्पेंड किया कलेक्टर ने, बहाल नहीं किया। मैंने संभाग आयुक्त की अपील की, फिर गहलोत का बेटा हार गया, 2-2.5 साल गहलोत ने मुझे तंग किया। फिर अब 6 महीने पहले मेरा लाइसेंस बहाल किया और निर्देशित किया कलेक्टर को कि इनके हथियार लौटाओ और लाइसेंस दो। मैं चाहता तो रेड पासपोर्ट की तरीके से एक नया हथियार का लाइसेंस भी इमीडिएट बनवा सकता था, जब चाहता तो बना, 24 घंटे के अंदर। ये मेरा विशेषाधिकार है। आप बताइए हमारे विशेषाधिकारों का इससे ज्यादा क्या हनन होगा कि हमारे हथियार थाने के अंदर पड़े और हमें कोई हथियार और सुरक्षा का वो नहीं। सरकार कह रही दे रहे हैं ये आप सब, तो मैं उसमें अटक गया ना। मैं नया तो बना नहीं रहा हूं, नया बनाऊंगा तो नए चढ़ेंगे, वो तो जमा है। और उस मुकदमे में जमा, उसमें एफआईआर लग गई 17 चाहिए ना, 17 के अंदर 8 साल पहले एफआईआर लगी है। तो यही तो व्यवस्था, और क्या कह रहा हूं। इसी व्यवस्था को तो परिवर्तित करना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल की एक तरफ तो कह रहे हैं कि सुरक्षा जान को खतरा है, और दूसरी तरफ उसका हथियार जब्त कर रखे। इससे आप अंदाज लगा लो कि सरकार की कितनी और करने के अंदर कितना अंतर है। और संभागीय आयुक्त ने जब 6 महीने पहले फैसला दे दिया तो ये करना चाहिए। और रेड पासपोर्ट जिस तरह बनता है, तो पासपोर्ट के लिए हमारे पास टेलीफोन आता है कि आप अपना पासपोर्ट बनाए, आप अपना आई कार्ड बनाए। ये अपना जो लोकसभा मेंबर को, तो हथियार के लिए भी कलेक्टर टेलीफोन करता है। 19 में गहलोत की थी सरकार, 2 साल हमसे बात नहीं करी। उसके बाद हमने भी प्रयास नहीं किया। एक गनमैन दे रखा था, कभी 2, भगवान की कृपा, जो बच्चे चलते हैं 10-20-50 गाड़ियों के अंदर, तो ऐसा काम पड़ा नहीं। तो मेरा ये सब कर लेते हैं अपना। जिस समय वो मंत्री बना रहते हैं अशोक गहलोत जी, आपको लगे हथियार वाले दे दो मुझे, तो ऐसे तो मैं दिल्ली में मोदी जी के साथ मंत्री बन जाता ना, किसान आंदोलन के समय दिल्ली तो में बन के, और फिर मैं ले लेता सुरक्षार बंगलार। अब ले लूं मैं, तो मुझे कौन मना करा, 20 कमांडो खड़े करके। तो फिर 25 साल की मेरी तपस्या क्या होगा।
जो मैं लड़ रहा हूँ लोगों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, प्रदेश इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने की जो लड़ाई है, युवाओं की, किसानों की और दूसरे वर्गों की, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कसे, मजबूत लोकायुक्त बने, तो ये लड़ाई हमारी हथियार की लड़ाई नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरी पीड़ा कि किस तरह सरकारें चल रही है। इससे बड़ा कोई प्रिविलेज हो सकता है? इससे बड़ा कोई विशेषाधिकार आदमी का क्या होगा कि उसके हथियार थाने में 11 साल से 2 सरकारें आ गई, तीसरी आ गई, और जिनके साथ हम सड़क पर लड़ रहे हैं उनकी इतनी ड्यूटी नहीं बनती कि हनुमान बेनीवाल का हथियार का। हनुमान बेनीवाल को यूं ही थोड़ी, उसके लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो लड़ता है किसी पार्टी के साथ थोड़ी है। हमने तो वोट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंदर बीजेपी को डाले। इनके गृह मंत्री जी के टेलीफोन आते थे कि साहब हमारी मदद कर दो, कर दी मदद 2 बार 3 बार 5 टेलीफोन कर लो। नहीं, क्यों कर लें? हथियार के लिए थोड़ी करेंगे हम टेलीफोन, हथियार के लिए क्यों कर लें? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को मैं शिकायत करूंगा कल कि साहब ये मेरा विशेषाधिकार है। पहले भी एसपी ने जिस तरह कमेंट किए मेरे खिलाफ, फोटो डाल के कहा ये तस्कर हनुमान जी के साथ खड़ा है। तस्कर मेरे से, मैं तस्करों को थोड़ी जानता हूं। अगर कोई मेरे साथ फोटो खिंचा ले, कोई आपके साथ फोटो खिंचा ले, अपन उसको जाना ही नहीं, और 4 दिन बाद वो किसी मामले में मुलजिम मर जाए तो उसका इलाज मेरे पास है क्या? मैं तो मेरा ही ध्यान रख सकता हूँ, या मेरे पदाधिकारियों को ध्यान रख सकता हूँ, पार्टी के रख सकता हूँ। अन्याय जहां भी होता है। एसपी को आप ही लेकर गए थे, इतना क्यों चिढ़ता है एसपी आपसे? ये एक्चुअली मैं लेके नहीं गया था इसको, ये लास्ट में कुलदीप रांका का आदमी है ये, जो सीएम का, उसका नजदीकी आदमी है, पता नहीं किस नेट पे। और ये पहले टीचर था, तब इसने कोई छेड़खानी की घटना करी, तब गधे पे बैठा के इसको गांव के लोगों ने गधे पे घुमाया, जो साथी मास्टर के परिवार ने, और उस समय इसने पढ़ लिया कि मेरा गधे पे बेटा घुमा लिया, अब मैं बदला लूंगा। तब इसने तैयारी करी 1-2 साल, उसके बाद आरपीएस बन गया, ठीक ठाक था, और मेरे से तो ठीक था, आता था मेरे पास। लेकिन अब शायद ये ज्योति मिर्दा और उस गुट से मिलकर और इस तरह का शोबाजी करता है, भाई मैं ही सब कुछ, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आता। अगर मेरे सामने भीड़ में या कभी आ जाता ना, तभी पता लग जाता है मर्द है। ये ऐसी हल्की हरकत, हमारे लोगों को अरेस्ट करना, ये इस तरह के घटिया काम करना, ये इसका धंधा। अभी तो खूब वसूली करा नागौर के अंदर, जम के वसूली। और यहाँ भजनलाल सरकारों कह रहा भाई मैंने हनुमान जी को बैलेंस कर रखा है। मुझे मैं कौन सा इलीगल काम करता हूँ? और मैं इलीगल काम अगर करता तो वसुंधरा जी मुझे पहले ही पकड़ लेती। कितने एसपी भेजे, कितने आईजी आए, कितने डीजी आए, कितने सीएम रहे, क्या कर लिया मेरा, बताओ मुझे। लेकिन मैं पब्लिक, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि सीधा किसी के जाके एसपी ऑफिस अभी घुसूं गाड़ी लेके और मैं वहां कर दूं। एसपी मेरा दुश्मन एसपी थोड़ी है। मुझे राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एसपी अपना हम आगे पीछे घूमेंगे, हमारे घने घूमते थे और घूम लेंगे। लेकिन ये प्रिविलेज के जो मामले होते हैं ना, उसमें कल मैं इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के उधर भी रखूंगा। पहले कह जाओ हमारा मामला, वो भी करेंगे। ये सवाल, कल सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर आप क्या करने वाले हैं? कल फिर जाएंगे वहां पे धरना स्थल पे, दिन भर धरना स्थल पे बैठते हैं, और अभ्यर्थी कम आ रहे हैं। सुनो, हम दे रहे हैं धरना, आरएलपी पार्टी आ रही है। अभ्यर्थी बच्चे क्या है कि इनको धोखा देके, जैसे नेता सब भाग गए ना, कोई 4 दिन में भागा, कोई 40 दिन में, तो इनका भरोसा उठ गया अब नेताओं पे। तो ये कह रहे हैं हनुमान जी ऐसे ही उस पर तो नहीं आ रहे हैं। अब धीरे धीरे भरोसा रहा। आज कल और आज में काफी हमारे छात्राएं भी आई, बहनें आई छोटी, कल भी आएगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 2 तारीख को हम थोड़ा बड़ा प्रदर्शन करें, 2 तारीख को। और उसके बाद हम चाहेंगे कि 1 लाख लोगों की रैली जयपुर के अंदर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, आरपीएससी पुनर्गठन, आरएस, पुराने जो पेपर लीक की घटनाएं और रोजगार और ये मतलब ये कानून बने कि आरपीएससी को भी यूपीएससी की तर्ज पर रखा जाए। ये मजबूत लोग, इनको लेके 1 लाख बच्चों की रैली भी हम जल्दी जयपुर के अंदर करेंगे। इस गर्मी के अंदर मैं बच्चों को इस तरह नहीं देख सकता। आज आका तीज का सवा था सबसे बड़ा, 500 कार्ड थे मेरे पास, नहीं जा पाया। मेरे परिवार के लोग जा रहे हैं सब जगह, बच्चे फोटो लगाते हैं, नाम लिखते हैं। सब ज्यादा राजस्थान में कार्ड पे फोटो है, नाम, पोस्टर। मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जब भी मैंने कहा एक बार एसआई वाला जीत जाते हैं, मनाता हूँ उनको, रूटते रहते हूँ, डालते रहते सोशल मीडिया, तो मैं कहता हूँ उसके बाद में सबके घर पे चाय पीने दोबारा उपस्थित हूँ। ये कम बड़ा त्याग नहीं है कि जिस मसले से किसी भी सांसद विधायक को लेना देना नहीं है, उस मसले से हनुमान बेनीवाल का लेना देना है। और जयपुर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं कि जो पेपर लीक 25 सालों में हुआ है, वो उसमें बच्चों को इंसाफ मिले, सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द हो। और इस मांग को लेकर कह रहे हैं कि आगे धीरे धीरे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। साथ ही अपील भी कर रहे हैं सभी बच्चों से कि ये सबका आंदोलन है, इसे सबको जुड़ना चाहिए। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।